जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 16वां क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्लासों की सहायता से बहुत कुछ कवर किया है। तो यदि अभी तक किसी भाई बहन ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिए। हालांकि उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 25% भाग को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन देखेंगे। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, जैसे कि 57 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई है, 64 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया है, फिर कर्नाटक का युद्ध को देखेंगे, वांडीवास वेदरा का युद्ध देखेंगे। उसके बाद जितने भी मैसूर से युद्ध लड़े गए हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, उसके बाद अफ़गानों से युद्ध हुआ है, सिखों से युद्ध हुआ है, इन सब को हम लोग कवर करेंगे। और सबसे अंत में हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखेंगे, जिसमें कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन सभी से जितने भी आपको एक्सपेक्टेड फैक्ट्स हैं और प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और आई होप इन सभी टॉपिक से आपका जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। इसके बाद ना आपको किसी भी बुक को देखना पड़ेगा, ना किसी का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस में इन टॉपिक से सवाल रहता है तो यही सब रहेगा, ठीक ना। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो में कुछ स्लाइड भी लिया हूँ, उसको भी मैं आपको समझाऊँगा, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ समझा दूं, जो कि डाउट रहता है लड़कों को मन में कि सर यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियां कब आई थी, कौन लोग आए थे, कब आए थे, भारत में फैक्ट्री कब खुली थी, ये सब क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितनी भी कंपनियाँ व्यापार के लिए आई थी वो सब यूरोप की थी, इसलिए यूरोपीय कंपनियाँ कहा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी से पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन देखेंगे, यानी यूरोप के लोगों का आगमन देखेंगे कि कौन सा जो यूरोपी था वो पहले आया था और कहाँ का था वो, और कब आया था, इसको देखेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी आने से पहले वहाँ के पहले लोग आएंगे, देखेंगे तब ना कि हाँ भाई, यहाँ व्यापार करने के लिए जो माहौल है वो अनुकूल है कि नहीं है। डायरेक्ट कंपनी थोड़ा ना कोई भेज देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूरोपियों का आगमन, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए थे। पुर्तगाली आया था, जो कि वास्को डी गामा आपको पता है, वो आया था। उसके बाद डच के, उसके बाद ब्रिटिश का, उसके बाद डेनिश का, उसके बाद फ्रांसीसी का, उसके बाद स्वीडिश का। तो इसका ट्रिक है, पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए। पुत्र डाबी, यानी डाबी से बोला जा रहा है कि पुत्र डाबी तुम्हारे डैड तो फंस गए हैं। तो इसको कैसे याद करना है, पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, ड से हो जाएगा डच, बी से हो जाएगा ब्रिटिश, तुम्हारे यहाँ इग्नोर करना है, ड से हो जाएगा डेनिश, फ से हो जाएगा फ्रांसीसी या फ्रेंच, स से हो जाएगा स्वीडिश। तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, इसको आप कॉपी में अगर लिख लीजिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ये यूरोपियों का आगमन है, ठीक ना। यह कंपनी नहीं है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कंपनी और यूरोप के लोग का में अंतर है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें भी बात करते हैं कि प्रथम जो पुर्तगाली था वो कब आया था, डच के लोग कब आए थे, ब्रिटिश का जो प्रथम नागरिक था कब आया था और कौन था, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो पुर्तगाल में सबसे पहले 1498, डच का बात की जाए तो सबसे पहले 1596, ब्रिटिश का बात की जाए तो 1608 में, डेनिश का बात की जाए तो 1616 में, और फ्रेंच का बात की जाए तो 1664 में, और वही स्वीडिश का बात की जाए तो यह छूट गया है, 1731 हो जाएगा। यानी जो प्रथम नागरिक थे ये 1498 में आया था, जो वास्को डी गामा था। डच का 1596 में, ब्रिटिश का 1608 में, डेनिश का 1616 में, और फ्रेंच का 1664 में, और स्वीडिश का 1731 में, ठीक। अगर वही आपसे नागरिक पूछता है बाबू कि वो नागरिक कौन था, यानी प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था, प्रथम डच का नागरिक कौन था, तो इसके लिए ट्रिक है। आप जैकी सराफ का ये बड़ा डायलॉग सुने होंगे, वाह वीडू वाह वीडू, वीडू नहीं सुने होंगे, बार बार कहते हैं ये वीडू इधर आओ, ये वीडू उधर आओ। तो आप इसको याद कर लीजिए, वाह वीडू, क्या वाह वीडू। वाह से हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी जो पुर्तगाल का प्रथम नागरिक था जो भारत में आया था वो वास्को डी गामा था। डच का जो था वो हाउट फैन था नाम, ब्रिटिश का जो था वो विलियम हॉकिंस था, और जो फ्रेंच का था, यहाँ डेनिश और स्वीडिश का नहीं पूछता है तो इसको हम लोग ट्रिक में नहीं लिए हैं। जो फ्रेंच का था जो गवर्नर, वो डुप्ले था। कौन था, डुप्ले। तो इसका ट्रिक है वाह वीडू, वाह से हो जाएगा वास्को डी गामा, हाँ से हाउट फैन हो जाएगा, वी से विलियम हॉकिंस, डू से डुप्ले हो जाएगा, ठीक ना, जिसमें कि डेनिश और स्वीडिश नहीं है। आप यहाँ तक समझ गए कि कौन आया था और कब आया था और उसका नाम क्या था। बाकी परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि जो कंपनियां थी इनकी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी। तो इसको बाबू कैसे याद करना है, तो देखिए, पुर्तगाली का बात की जाए बाबू, जो पुर्तगाली कंपनी थी इसने सबसे पहले भारत में फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खोली थी, और अपनी दूसरी जो फैक्ट्री है 1505 में कुन्नूर में, ठीक। अगर वही डच का बात किया जाए तो डच
सबसे पहली अपनी जो कम फैक्ट्री थी भारत में, वो 1605 में मछलीपट्टनम में इसने स्थापित किया था। और वही ब्रिटिश जो कंपनी थी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने 1608 में सूरत में खोलना चाहा था, लेकिन ये असफल हो गया था, खोल नहीं पाया था। इस वजह से इसने 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोला था और 1613 में सूरत में इसने अपनी पहली दूसरी फैक्ट्री खोला था। और वही फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेना है। याद करने का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा हूँ हिंट के तौर पे कि बाबू सबसे पहले आपको तो ये पुर्तगाली वाला याद कर लेना है कि 1503 में पहला और 1505 में दूसरा, और कोचीन और कूनूर जगह। उसके बाद देखिए डच जो है 1605 में मछलीपट्टनम में खुला था, और जबकि जो ब्रिटिश है वो भी अपना जो पहला है वो 1611 में मछलीपट्टनम में खुला था। तो ये दोनों एक जगह हो गया, आपको याद कर लेना है। और बाकी देखिए ये जो दूसरी कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये सूरत में दूसरी कंपनी, जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी है ये भी सूरत में अपना पहला फैक्ट्री खोला था। तो यहाँ से भी आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिमार्क के तौर पे मैं आपको ले लिया हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ जो है बाबू, यहाँ कंपनी है, इसका स्थापना वर्ष है, और उस कंपनी का जो नागरिक है वो है। उसके बाद कंपनी का भारत में केंद्र यानी जो फैक्ट्री है इसका मैं यहाँ पर जिक्र किया हूँ। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि नागरिक जो है वो भारत आया था, यानी जो पुर्तगाल का नागरिक था वो 1498 में सबसे पहले आया था। डच का नागरिक 1596 में, 1608 में ब्रिटिश का, 1616 में डेनिश का, फ्रांसीसी का 1664 में। और वही अगर फैक्ट्री का बात किया जाए तो सबसे पहले 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री, डच में 1605, ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी 1611 में मछलीपट्टनम में, डेनिश का 1626 में, और फ्रांसीसी का 1668 में सूरत में। यहाँ तक बता दिया ना। लेकिन बाबू इसके जो कंपनी का स्थापना वर्ष है इसमें अंतर है। यहाँ क्या अंतर है? तो जो पुर्तगाल की कंपनी थी इसका तो स्थापना 1498 में ही हुआ था, लेकिन जो डच की कंपनी थी इसकी स्थापना 1602 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुआ था। जबकि जो इसका नागरिक है वो पहले ही आ गया था। देखिए इसका नागरिक 1608 में आया था ब्रिटिश का, जबकि इसका नागरिक 1596 में आ गया था। तो यहाँ लड़के डाउट करते हैं, तो इसको दोनों का आपको देख लेना है। यानी जो कंपनी है वो पहले ही आ गई थी ब्रिटिश की, यानी उसका जो स्थापना हो गया था वो पहले ही हो गया था, और जबकि जो इसका नागरिक था वो पहले आया था। ठीक ना, डच का। वैसे ही डेनिश देख लीजिए और फ्रांसीसी देख लीजिए। तो आई होप इस चीज़ों को आप समझे होंगे। ये बार बार एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज याद देता है, आपको और फंसाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको सवाल पूछता है। तो इसको आप लोग याद कर लेना है आपको, ठीक ना। और मैंने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश भी किया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग, ठीक ना, भारत की खोज नहीं, ये समुद्री मार्ग की खोज, यानी भारत तक समुद्र के रास्ता कौन खोजा था? तो वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक ना, भारत की खोज कोई नहीं किया है, भारत बहुत पहले से ही है। अगला सवाल है कि जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो सबसे पहले तो याद कर लेना है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था बाबू? तो 17 मई 1498 को। और कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो उसका स्वागत किसने किया था? तो उसका स्वागत कालीकट के राजा जमेरीन किया था। कौन किया था? कालीकट के राजा जमेरीन। और उसकी सहायता किसने किया था? यानी वास्को डी गामा को भारत में लाने का सहायता किया था? तो अब्दुल मजीद एक व्यापारी था, वही किया था। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? तो वास्को डी गामा भारत में बाबू 3 बार आया। एक बार 1498 में, दूसरा 1502 में, तीसरा 1524 में। अगला सवाल है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बाबू केप ऑफ गुड होप जो है इसका खोज बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में किया था। एक्चुअली में ये जो बार्थोलोम्यू डियाज था ये भारत की खोज करने के निकला था, लेकिन ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो सबसे निचला पॉइंट है यहीं तक आकर इसने भारत की खोज नहीं कर पाया था, ये वापस लौट गया था। तो उसका इसने नाम रख दिया था केप ऑफ गुड होप। ठीक ना, तो यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे। अगला सवाल है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था बाबू? तो वो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा 1505 में आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को ही ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कहा जाता है। हम क्रमवाइज चल रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग डच की कंपनी को देखेंगे, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी को देखेंगे, ऐसे ही हम लोग क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? तो गोवा को आपको अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क गोवा को जीता था। अगर आपको परीक्षा में ये पूछते कि कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जो कि अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित कर दिया था, यानी अपनी राजधानी गोवा को बनाया था, तो देखिए जीता भले था अल्फांसो द अल्बुकर्क, लेकिन राजधानी बनाया था गोवा को नीनो डी कुन्हा। ये इसको याद कर लेना है, बार बार आपको कंफ्यूज याद देता है ये प्रश्न। अगला सवाल है कि संत जेवियर किसके समय भारत आया था? तो बाबू जो संत जेवियर था वो भारत पुर्तगालियों के समय आया था। किसके समय? पुर्तगालियों के समय। उसके बाद अगला सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और आलू की खेती की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, जिसके तहत गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना
1756 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभागी किसने रखा था? तो किसके द्वारा रखा गया था? डचों द्वारा रखा गया था। ठीक ना। चलिए अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। उस समय वहाँ की जो महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्हीं से इन्होंने इस कंपनी ने चार्टर लिया था। ठीक ना, यानी एकाधिकार लिया था 15 वर्षों के लिए। चलिए अगला सवाल है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर का, यहाँ मुगल काल के अकबर का शासन चल रहा था। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का कितने वर्षों का एक अधिकार मिला था? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 वर्षों का। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। कौन था? थॉमस स्मिथ। एक सेकंड, हाँ थॉमस स्मिथ था। और उसके साथ 217 लोग थे। ठीक ना। कितने लोग? 217 लोग थे। अगला सवाल है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो बाबू वो जहांगीर से प्राप्त की थी। किसे? जहांगीर से। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1609 में पहुंचा था। एक्चुअली वो भारत में 1608 में ही में आ गया था, लेकिन वो पहुंचा कब था? 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो पहुंचा था जहांगीर के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री कब खोला गया था? तो बंगाल के हुगली में 1651 में सबसे पहली फैक्ट्री खोला गया था बंगाल में। ठीक ना। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किस वर्ष छीना था? तो अंग्रेजों ने आपको जो फ्रेंच के लोग थे इससे 1761 में पांडिचेरी को इसने अपने अधिकार में ले लिया। अगला सवाल है कि इजारेदारी प्रथा कौन शुरू किया था तथा तकावी ऋण किसके द्वारा दिया जाता था? तो देखिए जो इजारेदारी प्रथा है और तकावी ऋण है ये मुर्शिद कुली खान द्वारा आपको दिया जाता था। ठीक ना। अगला सवाल है कि बंगाल का वह नवाब जो स्वतंत्र रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था तो वो कौन था? तो वो था मुर्शिद कुली खां। अगला सवाल है कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो बाबू जो ब्लैक होल की घटना है ये 20 जून 1756 में घटी थी। कब? 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम कोलकाता में। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो सिराजुद्दौला था ये फोर्ट विलियम को घेर लिया था और सभी अंग्रेजों को किलों के अंदर बंद कर दिया, जिसमें कि लगभग 146 लोगों को बंद किया था, जिसमें 23 ही लोग बचे थे। ठीक ना। तो इसी घटना को हम लोग ब्लैक होल की घटना का नाम दिया जाता है। ठीक। अगला सवाल है कि प्लासी की जो लड़ाई है ये इससे पहले कौन सी संधि हुई थी? प्लासी की लड़ाई से पहले कौन सी संधि हुई थी? तो वो अलीनगर या अलीपुर हो गया, या इसको सुधार लीजिएगा, हालांकि मैं PDF में सुधार दूंगा, ये अलीनगर होगा। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक। 1757 में प्लासी की लड़ाई से पहले अलीनगर की संधि हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि प्लासी की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो बाबू जो प्लासी की लड़ाई है वो 1757 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था। और ऐसा इसलिए हारा था क्योंकि जो इसका सेनापति था मीर जाफ़र ये जाकर मिल गया था अंग्रेज़ों का साथ में, अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। ठीक ना। इस वजह से यहाँ सिराजुद्दौला हार जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि प्लासी की लड़ाई के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी की लड़ाई के समय मुगल सम्राट आपको आलमगीर द्वितीय थे। ठीक ना। मैंने जब उत्तर मुगल काल पढ़ाया था तो इसको आपको वहाँ कंप्लीट कराया था। अगला सवाल है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगल किसने किया था? तो बाबू ये मीर कासिम ने किया था। जो मीर जाफ़र का भतीजा है ये मीर कासिम ने किया था। ठीक ना। और वही ढाका से मुर्शिदाबाद कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। यानी पहले ढाका था। ठीक। उसके बाद मुर्शिदाबाद हो गया, उसके बाद आपको कहा हो गया मुंगेर हो गया, मुंगेर। ठीक ना। तो आप इसको याद कर लेंगे। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। ठीक। 1764 में अंग्रेज़ों और आपको ये 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे। बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल वंश का जो उस समय शासक था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था। और अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुंडो जो सेनापति था इसने युद्ध लड़ा था और अकेले ये तीनों को हरा दिए थे। ठीक ना। यानी ये तीनों हार गए थे, जिसमें कि मीर कासिम मारा भी गया था। चलिए अगला सवाल है कि द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी बाबू? तो द्वैत शासन की शुरुआत आपको रॉबर्ट क्लाइव किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 65 से 72 चला था द्वैत शासन। इसके बाद अगला सवाल है कि जब ये हार जाते हैं युद्ध हुआ ये बक्सर का युद्ध, तो उसके बाद ये इलाहाबाद की संधि होती है। तो जो इलाहाबाद की जो 2 संधि हुई है उसमें प्रथम संधि किसके बीच हुई है? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई है 12 अगस्त को। और वही द्वितीय संधि किसके बीच हुई है? तो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव को 16 अगस्त को हुई है। ठीक ना। इसको आपको याद करना है। अगला सवाल है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो वो हो जाएगा आपका आंसर राजा सीताव राय। राजा सीताव राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त करके भेजा था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्वैत शासन को समाप्त कर न्यायिक प्लान किसने लाया था? तो बाबू 1772 में द्वैत शासन को समाप्त करके अपना जो जुडिशियल प्लान था वो वारेन हेस्टिंग्स लाया था। कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब कि जो मैसूर से अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा है, लड़ाई किया है। आंग्ल मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक ना, यानी इंग्लिश लोग। तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो बाबू जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 4 युद्ध हुए हैं, बेसिकली 4 युद्ध हैं। तो हम लोग 4 युद्ध को देखेंगे। सबसे पहले जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से 69 में लड़ा गया था। आप इसको डेट भी याद करना है, गवर्नर जनरल भी याद करना है, बहुत कुछ याद करना है। तो आप आराम से देखते जाइए। जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपको 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये जो समाप्त हुआ था ये मद्रास की संधि से ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेरिलेस्ट था। कौन था? लॉर्ड वेरिलेस्ट। वही आगे बात करते हैं। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपको 1780 से 84 के बीच हुई थी। और ये इसमें संधि मैंगलोर की संधि से ये समाप्त हुआ। और इसका गवर्नर जो जनरल था उस समय वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक ना। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए बाबू तो 1790 से 92 में हुआ था। और इसमें संधि आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, इसी से ये युद्ध समाप्त हुआ। और जो गवर्नर जनरल इस समय था वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वही आपका जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपको 1799 में हुआ था। और ये मैसूर की सहायक संधि के साथ ये समाप्त हुआ। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। तो आपको यहाँ पे जो इसका संधि है वो भी याद कर लेना है किस संधि से। और इसका जो आपका डेट है जैसे कि 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 80 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय 90 से 92 और चतुर्थ 99। तो इसको आप कहीं कॉपी में नोट कीजिएगा, 3-4 बार देख लीजिएगा ना तो आप भूलेंगे नहीं। लेकिन आप गवर्नर जनरल भूल जाएंगे। तो इसके लिए बाबू मैं आपको ट्रिक यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रिक आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रिक है ल वार में कार जली, यानी जो वार है यानी युद्ध है उसमें कार जल गया। तो आगे यहाँ पर सिर्फ आपको ल लगाना है। ल वार में कार तो जल गया बाबू, वार में क्या हो गया? कार जल गया। तो इसको कैसे याद करना है? ल से हो जाएगा लॉर्ड वेरेलेस्ट, वार से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, कार से हो जाएगा कॉर्नवालिस और जली से हो जाएगा वेलेजली, ठीक ना। यानी जो पहला है आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें लॉर्ड वेरेलेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वार से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, कार से हो जाएगा कॉर्नवालिस हो जाएगा और वेलेजली हो जाएगा आपका जली से, ठीक। तो आई होप यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सवालों को देखते हैं। सवाल है कि टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य बना था? तो बाबू वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। शेर मैसूर किसे कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1782 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि किस युद्ध से पहले अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच त्रिकूट संधि हुआ था? तो बाबू वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय जो अंग्रेज हैं और मराठा और निजाम ये त्रिकूट संधि यानी ये तीनों आपस में मिलकर आपको मैसूर से लड़ाई किए थे, जिसमें इसने टीपू सुल्तान को हरा दिया था और कुछ शर्त भी लग गया था, उसका बेटा को उठाकर यहाँ से लेकर चला गया था, ठीक ना। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बाबू जो टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो 1799 में हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो इसको भी आपको याद करना है। उसके बाद एक और सवाल है कि वोडेयार वंश कहाँ के शासक थे? तो जो मैसूर के ये जो शासक थे ये वोडेयार वंश से संबंधित थे, ठीक। चलिए अगला सवाल है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 19 के बीच लड़ा गया है, ठीक ना। तो आप इसको डेट भी याद कर लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 82, 75 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 3 से 5 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 19। इस समय जो गवर्नर जनरल था यहाँ का वायसराय वो वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय में वेलेजली, तृतीय में फ्रांसिस हेस्टिंग्स। तो इसको कैसे ट्रिक से याद करना है? इसका ट्रिक है वार में जल गई हस्ती। क्या हुआ? तो वार में जल गई हस्ती, उसका ट्रिक था ल वार में कार जली। आप इसको एक जगह लिख लीजिएगा ना और बार बार देखिएगा तो भूलिएगा नहीं। और बार बार परीक्षा में यही सब पूछता है, बार बार परीक्षा में क्या पूछता है? यही सब पूछता है। तो वार में जल गई हस्ती से वार से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जल से हो जाएगा वेलेजली और हस्ती से हो जाएगा आपका फ्रांसिस हेस्टिंग्स। देखिए यहाँ वारेन हेस्टिंग्स है और यहाँ फ्रांसिस हेस्टिंग्स है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए
यहाँ मैंने आपको जो मराठा साम्राज्य पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो आपको बताया था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय सूरत की संधि हुई थी 1775 में, सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो बहुत सारी संधियाँ आपको बताया था, जैसे कि देवगांव की संधि और आपको पूना की संधि, मंदसौर की संधि, तो ये सब युद्ध के समय ही हुई थी ना। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो आपको सूरत की संधि से शुरू हुई थी और सालाबाई की संधि से समाप्त हुई थी। तो वहाँ से जाकर आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, बार बार एक ही चीज़ को समझाने से वीडियो लंबा हो जाएगा और फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। आपको तो एग्जाम निकालना है, टाइम थोड़ा ना वेस्ट करने आए हैं। चलिए अगला सवाल है कि सहायक संधि किसने शुरू किया था। तो बाबू जो सहायक संधि है वो वेलेज़ली ने 1798 में शुरू किया था। लेकिन अगर एक्चुअली में बात की जाए कि सहायक संधि का शुरू करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाबू जो फ्रांसीसी का गवर्नर था डुप्ले, इसको दिया जाता है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, तो हैदराबाद के निजामों ने अपनाई थी। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने अपनाई थी। चलिए उसके बाद हम लोग अंग्ल अफगान युद्ध देखते हैं, यानी जो अफगानों से युद्ध लड़े हैं ये अंग्रेज लोग, ये कब लड़ा गया है। तो बाबू सबसे पहले अंग्ल अफगान युद्ध हुआ है 1838 से 42 में। द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ है। पहला अफगान युद्ध के समय वहाँ का गवर्नर ऑकलैंड था और लीटन उसके बाद था। तो इसका ट्रिक है औली। क्या है ट्रिक, औली। औ से हो जाएगा ऑकलैंड, ली से हो जाएगा लीटन। नहीं आदमी कहता है कि अरे यार जो आपका सब्जियां है बड़ा ऑयली है, बड़ी ऑयली बना दिया है, ऑयली ऑयली ऑयली, आप इसको याद कर लीजिए, ऑयली बना दिया है, यानी बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया है। ठीक ना, जिससे लीवर और किडनी सब खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ से आप इसको याद कर लेना है। उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध देख लेते हैं। दो आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपको 1845 से 46 के बीच हुआ है। उस समय आपका यहाँ का गवर्नर हेनरी हार्डिंग था। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है वो 1848 से 49 के बीच हुआ है। उस समय यहाँ का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। बार बार पूछता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49। इसका ट्रिक है हार डाल। हार डाल नहीं आदमी होता कि हार डाल, जब जयमाला चढ़ाता है तो हार डाल जी, जल्दी जयमाला उसके मुड़ी में डालो। तो इसको याद करने के लिए अब इसका ट्रिक है हार डाल। हार से हो जाएगा हेनरी हार्डिंग, डाल से हो जाएगा डलहौजी। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे। तो बाबू पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद अगला है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो वो जमान शाह द्वारा। किसके द्वारा, जमान शाह द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रणजीत सिंह की मिसल किस मिसल से संबंधित थे। तो जो रणजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे, वो सुकरचकिया मिसल से। ठीक ना, कौन से मिसल, सुकरचकिया मिसल थे संबंधित थे। चलिए आगे बात करते हैं। मिसल मतलब होता है बराबर लोगों का संगठन। ठीक, अगला सवाल है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो जो अमृतसर की संधि है ये बार बार परीक्षा में पूछता है, डेट इसको याद कर लीजिए। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ एवं रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अगला सवाल है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो शाह शुजा से। किससे, शाह शुजा से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी राजधानी, लाहौर थी। कहाँ राजधानी थी, लाहौर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्यों में कर लिया गया था। तो लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हो गया था भारत में। अगला सवाल है कि भैरवाल की संधि कब हुई थी। तो भैरवाल की संधि 1846 में हुई थी, जो प्रथम सिख युद्ध हुआ है उस समय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है उसी समय। ठीक ना। इसमें क्या हुआ बाबू कि राजा दिलीप सिंह को संरक्षण दे दिए थे ये सब। ठीक ना, राजा दिलीप सिंह को ये सब संरक्षण दे दिए थे। अगला सवाल है कि कत्लगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कत्लगढ़ी के नाम से आपको शाहदरा प्रसिद्ध है। ये डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछ देता है, तो इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था। तो वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। इसके तहत सबसे पहले आपको परीक्षा में पूछता है, जो पूछता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है बाबू, या इससे पूछ देता है मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सहायता से जो लॉर्ड डलहौजी है वो कौन कौन से क्षेत्र को, यानी अपने साम्राज्य को अपने अंतर्गत कर लिया था, यानी जो अंग्रेज। तो सबसे पहले आपको याद करना यह ट्रिक है सज सुझाना। सज सुझाना, सज सुझाना, यहाँ लिख भी लीजिए। हिंदी में है भले, लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद करना है। सज सुझाना। स से हो जाएगा आपका सतारा, ज से हो जाएगा जैतपुर, स से हो जाएगा आपका संबलपुर, उ से हो जाएगा उदयपुर, झा से हो जाएगा झांसी, झा से झांसी, न से नागपुर। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, सज सुझाना। सज सुझाना इसका ट्रिक है। यानी सबसे पहले आपको सतारा महाराष्ट्र में जो है 1848 में अपने अधीन कर लिया था। ठीक ना। चलिए झांसी को भी अधीन के लिए आपको पता ही है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किस वर्ष किया। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में किया था। उस समय वाजिद अली शाह के समय 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। बोला था कि आप मतलब मिस गवर्नेंस के चलते कि शासन सही से आप नहीं चला रहे हैं, इसका आरोप लगाकर 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास के किस राजा से गाँव पट्टी पर लिया था। तो बाबू वो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा। चंद्रगिरी के राजा से
यहाँ पे 3 गाँव को पट्टी पर लिया था। अगला अन्य तथ्य देख लेते हैं बाबू, कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध क्या है? तो कर्नाटक युद्ध बेसिकली अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के बीच, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 के बीच, तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63 के बीच हुआ है। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये एला सापला की संधि से समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि से समाप्त हुआ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं 7 साल तक चला था, देख लीजिए 56 से 63, ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। किसकी संधि से? पेरिस की संधि से। तो इसका ट्रिक पूछ देता है, ट्रिक कह रहे हैं मतलब इसका पूछ देता है कि संधि से समाप्त हुआ, तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए, ए पापे ए पापे ए पापे, ठीक ना, 3-4 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। ए पापे, ए से हो जाएगा एला सापला की संधि, पा से हो जाएगा आपको पांडिचेरी की संधि, पे से हो जाएगा पेरिस की संधि। तो आई होप आप इसको देख लीजिए, कर्नाटक युद्ध यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। किस कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हुई थी? तो बाबू डुप्ले की हार आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुई थी, ठीक ना। डुप्ले की हार आपको रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले के बीच युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसमें डुप्ले हार गया था। उसके बाद बात करते हैं कि अगला सवाल है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वो किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध। कौन? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 56 से 63 के बीच चला है तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है, वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बाबू? तो वांडीवास डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। पूछ देगा कि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। सर आयरकुट और लाली के बीच। सर आयरकुट और लाली, जो लाली था बाबू ये फ्रेंच का था, यानी फ्रांस के तरफ से था, और जो सर आयरकुट था वो आपको अंग्रेजों की तरफ था, ठीक ना। वही अगला सवाल है, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। 1 साल पहले, वांडीवास के 1 साल पहले वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों से। इसी युद्ध में बाबू डचों का भारत से पतन हो जाता है, यानी वेदरा के युद्ध में डचों का भारत से पतन हो जाता है। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपको उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। आप इसको आराम से पढ़िएगा, इसका मैं PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से याद कीजिएगा। इससे बाहर आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। आई होप आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 90 to 95% वही सब देखने को मिल रहा है। बाकी 5% के लिए पागल नहीं बनना है। परीक्षा में कभी भी 60-65 ही आपको, या मैक्सिमम मान कर चलिए कि 70 ही रहेगा आपको कट ऑफ, ठीक ना, 90 थोड़े ना रहेगा। अब हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखेंगे। सबसे पहला है कि नव जागरण के अग्रदूत एवं भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक ना। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। वही आत्मीय समाज अगर पूछ देगा तो 1815 मार दीजिएगा। वेदांत सोसाइटी अगर पूछ देगा तो 1816 मार देना है, और अगर वेदांत कॉलेज पूछता है तो 1825 मार देना है। तो आपको यहाँ से 4 चीज़ याद करना है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, आत्मीय समाज का 1815 में, वेदांत सोसाइटी का 1816 में, और वेदांत कॉलेज का 1825 में इन्होंने स्थापना किया था। जबकि राजा की उपाधि मैंने आपको बताया था कि अकबर द्वितीय ने 1830 में दिया था, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा डेटवा। लेकिन डेट नहीं पूछता है, यही पूछता है कि राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया था? तो वो अकबर द्वितीय ने दिया था। चलिए अगला सवाल है कि विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था? तो बाबू 1829 में, ठीक ना, 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समाप्त किया था। अगला सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह पर सर्वाधिक जोर किसने दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह पर सर्वाधिक जोर किसने दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक ना। अगला सवाल है कि प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा आपका प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया। अगला सवाल है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर है। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी समाज के सभा के संस्थापक है। बाद में ये आपको ब्रह्म समाज में मिला देते हैं तत्वबोधिनी समाज को। कभी कभी इसका डेट भी पूछ देता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका डेट याद कर लीजिए 1839 में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, किसने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया जिसके कारण ब्रह्म समाज आपस में टूट गया? तो बाबू जो केशव चंद्र सेन थे ये पहले बाल विवाह के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में ये 12 वर्षीय इनकी जो पुत्री थी इसी का विवाह कर देते हैं, जिससे कि जो ब्रह्म समाज है ये आपस में टूट जाता है, ठीक ना। तो एक हो जाता है आपका आदि ब्रह्म समाज, एक हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक। तो ये दोनों टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाता है। चलिए अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको 1867 में केशव चंद्र सेन, MG रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। तो आप इन तीनों को याद कीजिए, केशव चंद्र सेन, MG रनाडे और आत्माराम पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे।
अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो आपको नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था, ठीक ना। चलिए, और नरेंद्र नाथ जो दत्त हैं इनको स्वामी विवेकानंद कौन दिया था बाबू नाम। तो महाराजा खेतड़ी के खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, कौन, अजीत सिंह, उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो जो रामकृष्ण मिशन है इनके जो गुरु थे इन्हीं पे इन्होंने स्थापना किया था, इन्हीं के नाम पे। ये 1897 में वेलूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में वेलूर में। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बाबू यूएसए के न्यूयॉर्क में 1899 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बार बार ये परीक्षा में पूछता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था, 1873 में। गुलामगिरी ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो वो भी महात्मा ज्योतिबा फुले। दीनबंधु समाचार पत्र किससे संबंधित है। तो बाबू महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको एकदम याद ही कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है कि जो इनकी पत्नी थी वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, यानी जो सावित्रीबाई फुले है ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। ये भी परीक्षा में पूछता है तो उसको भी याद कर लीजिए, ठीक। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक तथा शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है। तो जो सत्यार्थ पुस्तक है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। शुद्धि आंदोलन ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही शुरू किया था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बाबू जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना आपको दो महिला हेलेना ब्लावत्स्की और एच.एस. ऑकेट ने किया था, ठीक ना। न्यूयॉर्क की रहने वाली थी। 1875 में इसकी स्थापना किया था। अगला सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अड्यार मद्रास में किस वर्ष बुलाया था। तो 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को मद्रास के अड्यार में बुलाया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है एनी बेसेंट किस देश की मूल निवासी थी। तो जो एनी बेसेंट है वो आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट भारत कब आई थी। तो 1893 में वाराणसी में सबसे पहले आई थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बाबू कौन थी। तो वो एनी बेसेंट ही थी। 1917 के अधिवेशन में ये सबसे पहली अध्यक्ष बनी थी महिला। उसके बाद 1825 में आपको सरोजिनी नायडू। उसके बाद एक और महिला है आपको आई थिंक 1833 में नलिनी सेनगुप्ता, देख लीजिएगा एक बार, वो बनी थी। यानी 3 महिलाएँ बनी थी। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी डेरोजियो थे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो एम.जी. रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना बाबू किसने किया था। तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मैंने आपको बताया ही है, मूल शंकर है। पूछता है कुका आंदोलन किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन संगठित किया था। देव समाज का संस्थापक कौन है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन चल रहा था। तो वो छोटा नागपुर का है, यानी जो झारखंड है छोटा नागपुर, उसमें बिरसा मुंडा द्वारा आपको मुंडा क्रांति हो रहा था। और यहाँ पे डेट पूछ दिया है समय। तो 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा क्रांति चलाया जा रहा था। और मोपला आंदोलन जो 1921 में ये कहाँ हुआ था बाबू। ये जो मोपला आंदोलन है ये केरल के मालाबार तट पर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कुछ स्लाइड को भी देख लेते हैं हम लोग। स्लाइड को देख लेते हैं। स्लाइड से भी हाँ मैंने बोला ही था आपको। कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ है, आपको पढ़ना है। तो परीक्षा में पास होना है, परीक्षा निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सामाजिक सुधार अधिनियम देख लीजिए बाबू। इसको मैं आपको क्लिप्स में बता दे रहा हूँ। जो शिशु वध प्रतिबंध है बाबू वेलेजरी द्वारा लाया गया था। 1798 से 1805 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध था। सती प्रथा जो है अभी मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में आपको पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया सती प्रथा पर। उसके बाद दास प्रथा जो है वो बाबू एलनबरो के समय 1843 में समाप्त हुआ। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है ये लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में हुआ। विधवा विवाह है इसकी अनुमति दे दी गई। उसके बाद अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थ ब्रुक के समय, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, नॉर्थ ब्रुक था 1872 में। ये विषय अंतर्जातीय विवाह से संबंधित था। उसके बाद यहाँ पे 2 और देख लीजिए। एक है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन के समय हुआ था 1891 में, जिसमें लड़की के लिए विवाह की जो आयु है वो 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। और वही जो शारदा एक्ट है 1930 में लॉर्ड इरविन के समय, इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया।
तो ये आपको टेलीग्राम पर जो PDF मैं डाल दूंगा उसमें ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद एक कुछ और चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग टेलीग्राम पे याद कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको सन्यासी विद्रोह याद कर लेना है, उसके बाद चुआरो विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको याद करने का मन है तो बाबू और भी याद कर सकते हैं। कौन याद कर सकते हैं, तो भील जो महाराष्ट्र में हुआ था, भील सेवाराम, इसके जो प्रमुख नेता थे, उसको याद कर लेना है। उसके बाद रामोसी विद्रोह आपको चित्तर सिंह द्वारा, ठीक ना, चित्तर सिंह द्वारा रामोसी विद्रोह। उसके बाद और कौन याद करना है, पागलपंथी याद कर लेना है। अहोम विद्रोह, बहावी विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सारे विद्रोह को आपको याद करना है। खासी विद्रोह हो गया। मेन इंपॉर्टेंट आपको नील विद्रोह हो गया, ये भी याद कर लेना है। संथाल विद्रोह मेन है, मुंडा विद्रोह मेन है आपको। उसके बाद नील विद्रोह देख लीजिए, नील विद्रोह। वैसे ही आपको बहुत सारे विद्रोह मैंने आपको यहाँ पे एक जगह कंपाइल करके दे दिया है, यहाँ से आपको याद कर लेना है, ठीक ना। हालांकि मैं इसको ट्रिक से याद कराने का कोशिश कर सकता था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ से पूछेगा भी तो एक सवाल सिर्फ पूछेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा खुद से। अगर कहेंगे तो मैं इसको ट्रिक से याद कराने का कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ मैंने आपको जो 25% था टॉपिक उसको कवर किया। कल के लिए होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ, जैसा कि कल भी मैंने आपको वीडियो में होमवर्क दिया था कि जो मेरा क्लास था बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए, पहला और दूसरा उसको याद करके आना है। तो आज आपको तीसरा और चौथा वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है उसको याद करके आना है। मैं एक दिन पूछूंगा तो बहुत ज़बरदस्त क्लास लगाऊंगा, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर कटिश हो जाऊंगा, ठीक ना, कटिश हो जाऊंगा, वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट भी करके बता दीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।